Hello friends, welcome to YES Academy. My name is मुकेश पंजवानी। आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक कंप्लीट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। इससे पहले हमने अलग अलग एक्टिविटीज के बेस्ड क्वेश्चंस किए हैं। इसमें हम सारी एक्टिविटीज कवर करेंगे और पूरा कैश फ्लो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और ये एक पास्ट ईयर का क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से ये 2016 का क्वेश्चन है, 16-17 का, जहां तक आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, मगर है पास्ट ईयर का क्वेश्चन है और इसमें काफ़ी सारी वैरायटी कवर होती है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है सबसे पहले। ठीक है, तो पहले हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आपको मालूम है कि हम इसमें मार्किंग करते हैं, तो हम पहले कंप्लीट मार्किंग कर लेंगे और फिर क्वेश्चन पे को उस फॉर्मेट में हम लिखेंगे। ठीक है, तो हाँ, सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन को आप स्टार्ट करेंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन से। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन देखेंगे, फिर आएंगे आप नोट टू अकाउंट्स पे और फिर आएंगे आप बैलेंस शीट। ठीक है, तो इस तरीके से हमको सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 12% डिवेंचर वर रिडीम्ड ऑन 31st मार्च 2017। एक बात ध्यान रखिएगा, ये इंफॉर्मेशन दी हुई है कि डिबेंचर्स हमने कब रिडीम किए हैं। ठीक है, यदि ये इंफॉर्मेशन नहीं भी दी होती तो भी यही मानते कि एट द एंड ऑफ ईयर ही हमने डिबेंचर्स रिडीम किए होंगे। तो अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड वी अज्यूम that the debentures were issued or redeemed at the end of year। ठीक है, ये मानते हैं हम। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये है कि जो हम ये 12% डिबेंचर है, इस पे जो 12% इंटरेस्ट देना है वो किस पे कैलकुलेट करेंगे, वो दिमाग लगाने वाली बात है। देखिए, 2016 में आपके पास 5 लाख के डिबेंचर थे, अब आपके पास हैं 4,50,000 के। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 4,50,000 कब हुए हैं, मतलब ये 50,000 के कब किए हैं, बिल्कुल एट द एंड किए हैं। तो आपको जो इंटरेस्ट देना है वो तो आपको पूरे साल का देना पड़ेगा, मतलब 5 लाख पे ही देना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास मान लो कि 1 अप्रैल 2017 को आपके पास आपने डिबेंचर इशू किए, मान लेते हैं 10,000 रुपए के। ठीक है, मान लेते हैं। और फिर 31 मार्च 2018 को आपने उसमें से 2,000 के रिडीम कर लिए। अब कितने हो गए? 8,000। तो आपके ऊपर लोन साल भर तो 10,000 के ऊपर ही था ना आपका लोन, कि 8,000 था? आपके ऊपर लोन था 10,000, तो आपको इंटरेस्ट भी किस पे देना पड़ेगा? 10,000 पे देना पड़ेगा, जो कि आपका क्या है? ओपनिंग बैलेंस है। तो वैसे ही यहाँ पे जो 12% आप देंगे वो किस पे देंगे? ओपनिंग बैलेंस पे। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, इसलिए मैं इसको मेंशन कर रहा हूँ। ये हालांकि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, मगर फिर से एक बार मैं आपको याद दिला रहा हूँ। ठीक है, तो ये ओपनिंग पे कैलकुलेट होगा। अब ये जो इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स है वो किधर अपेयर होता है, याद है आपको? तो अगर याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ कि वो O2 में अपेयर होता है। O2 में अगर आपको ध्यान हो, डेप्रिसिएशन आता है, अमोर्टाइजेशन आता है, इंटरेस्ट पेड आता है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट आता है या इन्वेस्टमेंट आता है, याद होगा आपको, है ना? डेल डेल को हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं, है? तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये आएगा इंटरेस्ट आपका O2 में। किस में आएगा? O2 में आएगा। ठीक है, तो ये O2 हो गया। इसके अलावा आप ध्यान दें कि जो इंटरेस्ट आप डिबेंचर्स पे दे रहे हैं वो आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी है ना? मैंने आपको बताया फाइनेंसिंग एक्टिविटी किसको बोलते हैं, जो कि आपके कैपिटल से रिलेटेड हो, आपकी बोरोइंग से रिलेटेड हो, वो क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी हो गया इंटरेस्ट पेड।
इंटरेस्ट केवल नहीं पे कर रहे हैं, हम डिबेंचर्स को रिडीम भी कर रहे हैं। तो जो डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हैं तो वो भी हमारी कौन सी एक्टिविटी है, वो भी हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है ना। याद दिला देता हूँ, फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो कि आपकी बोरोइंग से, आपके लोन से, आपके कैपिटल से रिलेटेड है, तो उसको हम बोलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, जैसे कि आपने बैंक से लोन लिया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। उस लोन पे आपने इंटरेस्ट पे किया, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। उसको आपने रीपे किया, वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। उसी प्रकार से यदि मान लीजिए आपने शेयर्स इशू किए, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। उन शेयर्स पे आपने डिविडेंड दिया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है ना। और आपने फिर फाइनली रिडम्पशन ऑफ शेयर्स किया, वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। क्लियर है ये? तो ये आपका दो फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गया और एक ऑपरेटिंग के टू में आएगा। फिर आता है टैक्स ₹70,000 वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर। आपने क्या किया है, आपने 70,000 का टैक्स दिया है साल के दौरान। तो चलिए यहाँ पे आप देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स। पिछले साल का आपका जो प्रोविजन था वो 90,000 था, है ना। मतलब पिछले साल की टैक्स लायबिलिटी आपकी बन रही थी 90,000, जिसमें से आपने पे केवल कितनी की है, 70,000। और वो पे करने के बाद इस साल की लायबिलिटी अभी भी कितनी है, 70,000 है। तो इसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो अकाउंट में यहाँ पे बना के आपको बता देना हूँ, ध्यान दीजिए। है ये देखिए, ये आपका मान लेते हैं प्रोविजन अकाउंट है। जगह कम है इसीलिए आपको थोड़ा सा बेयर करना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है। ये आपका ओपनिंग बैलेंस है, तो ओपनिंग बैलेंस हम क्रेडिट में लिखते हैं क्योंकि प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होगा ना। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, 90,000, ठीक है। और इधर आ जाइए, ये क्लोजिंग बैलेंस हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन कितना, 70,000, ठीक है। ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है, ये आपका ओपनिंग बैलेंस है। ये आपने टैक्स पे किया तो हमने लिखा टू कैश, कितना पे किया, 70,000, ठीक है। ये टैक्स पेड हो गया। अब आपको क्या करना है, खाली बैलेंसिंग करना है। तो बाय यहाँ पे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो कितना आएगा, 50,000, ठीक है। तो ये आपने जो पे किया है 70,000, है ना, ये जो आपने पे किया है ये आपका आता है ऑपरेटिंग के एंड में, याद है आपको, ऑपरेटिंग के एंड में टैक्स पेड, ठीक है। और ये 50,000 है, ये आपका प्रोविजन मेड है। ये क्या है, प्रोविजन मेड, ठीक है। तो ये जो प्रोविजन मेड है ये आपका किधर आता है, O1 में आता है। ध्यान है आपको, प्रोविजन मेड किधर आता है, O1 में। क्लियर है ये, ठीक है। तो ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई दो चीजें। अब सीधे हम चलते हैं, ये भी आपका हो गया ना, दिस इज ऑल्सो डन, दिस इज ऑल्सो डन। अब आइए बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पिछले साल 50,000 था, इस साल हो गया 50,000 का लॉस था। वो लॉस से कन्वर्ट होके इस साल 2 लाख रुपए का प्रॉफिट आ गया है। तो ये हो गया आपका O1 में, ठीक है। दिस विल अकर इन O1, ठीक है, डन है। उसके बाद आइए ये बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट आता है आपका, ये आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ध्यान रखिएगा। हाँ, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। और पॉसिबल है कि आप अगर कोई पुरानी बुक रेफर कर रहे हो या ऐसी बुक रेफर कर रहे हो जो कि अपडेटेड नहीं है तो गलती हो सकती है। कुछ बुक्स में इस बैंक ओवरड्राफ्ट को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की तरह ट्रीट किया गया है। ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं होगा, ये आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी है CBSE की गाइडलाइंस के अनुसार, ठीक है।
तो बैंक ओवरड्राफ्ट इज योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये भी हो गया आपका। अब आइए आप टेंजिबल एसेट्स पे, ये मशीनरी दिया है, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया है। ध्यान दीजिएगा, यदि ये दोनों चीजें दी हुई हैं, ठीक है, या मशीनरी खाली दिया है, डेप्रिसिएशन दिया है, जो भी दिया है, अगर इसके साथ साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी क्वेश्चन के अंदर दी होती, मशीनरी के रिगार्डिंग, है ना, मशीनरी के परचेज के रिगार्डिंग, सेल के रिगार्डिंग, तो अगर ऐसा होता तो हम क्या करते, तो हम मशीनरी अकाउंट बनाते, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते। यहाँ पे आपको बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे पिछले साल हमारे पास 8 लाख और 21 हजार की मशीनरी थी, वो बढ़ के इस साल हो गई है 12 लाख और 3 हजार की मशीनरी। तो आपने क्या करना है, आपने खाली डिफरेंस फाइंड करना है। क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। तो 12 लाख 3 हजार माइनस 8 लाख 21 हजार, ठीक है, तो ये हो जाता है ना। ये आपने मशीनरी क्या की है, परचेज की है, अगर आपको समझ में आ रहा हो। आपने मशीनरी खरीदी है, कितने की, 3,82,000 की मशीनरी ये खरीदी है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, खरीदी है तो आउटफ्लो है। और ये कौन सी एक्टिविटी है, ये है आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्लियर है। अब इधर आइए, पिछले साल 1,01,000 का डेप्रिसिएशन था टोटल, वो टोटल डेप्रिसिएशन बढ़ के हो गया है 2 लाख रुपए। तो ये अगेन ये आएगा आपका O2 में। O2 में कितना, 99,000, 99,000, ठीक है। 99,000 क्या है ये, 99,000 आपका इस साल का डेप्रिसिएशन है। देखो ना, इकट्ठा डेप्रिसिएशन इतना था, बढ़ गया डेप्रिसिएशन, कितना डेप्रिसिएशन हुआ, 99,000। तो ये भी आपका डन है, ठीक है। अब आइए किस पे, गुडविल पे। आप देखो पिछले साल हमारे पास 30,000 की गुडविल थी, वो कम होके 20,000 की हो गई है। तो जब कभी कोई भी इनटेंजिबल एसेट या फिर टेंजिबल एसेट ही क्यों ना हो, अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है और वो आपका एसेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, अगर कम हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। और अमोर्टाइजेशन कहाँ आता है, O2। कितना अमोर्टाइजेशन है, 10,000 का अमोर्टाइजेशन है, ठीक है। क्लियर है। बे स्टॉक इन ट्रेड मतलब इन्वेंट्रीज, ये आपका आएगा O3 में। क्लियर है। O3 में कितना अमाउंट आएगा, चलिए बताइए। आपका इन्वेंट्री क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है ना। आपकी इन्वेंट्री क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर इन्वेंट्री बढ़ रही है तो 62,000 इन्वेंट्री क्या हो रही है, बढ़ रही है। ध्यान देना है ना, 62,000 इन्वेंट्री आपकी बढ़ रही है। तो आपको याद होगा, डिक्रीज इन एसेट इंक्रीज इन लायबिलिटी को प्लस करते हैं, तो इसको माइनस करेंगे। क्लियर है ये, ठीक है। मैं इसलिए एक एक पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। अब आ जाइए आप कहाँ पे, अब आ जाइए आप बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में ये आप देखो, ये शेयर कैपिटल पिछले साल था 4 लाख, इस साल हो गया है 5 लाख। मतलब ये आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी है ना। और ये पैसे आपके पास 1 लाख रुपए आ रहे हैं। रिजर्व्स एंड सरप्लस आपका नोट टू अकाउंट्स में दिया हुआ है, इससे पता चल रहा है। तो ये तो ऑलरेडी डन है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी डन है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, टेंजिबल, इनटेंजिबल, ठीक है, ये डन है। करंट इन्वेस्टमेंट आपको मैं बता दूं, ये बात आप ध्यान रखिएगा, है ना। कोशिश करके ये लेक्चर आप एग्जाम के दौरान, एग्जाम से कुछ दिन पहले जरूर देखिएगा, तो जो गलतियां पॉसिबल हैं वो अवॉइड कर पाएंगे आप।
ये करंट इन्वेस्टमेंट आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में माना गया है सीबीएसई गाइडलाइंस के अनुसार। इन्वेंट्रीज आपका इन्वेंट्रीज भी आपका आएगा O3 में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये O3 तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, दोबारा नहीं है ना, इस 7 नोट नंबर लिखा है ना, मतलब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये पहले अच्छे से आप समझ लो, हाँ, फिर हम इसके फॉर्मेट के ऊपर आके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट है। ठीक है, अब इस फॉर्मेट में देखिए, अब हमारे पास जगह थोड़ी कम है, उसलिए हमने क्या किया है कि ये आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पहले, फिर इन्वेस्टिंग, उसी के नीचे आता है फाइनेंसिंग, मगर उसके नीचे लिखने की बजाय हमने क्या किया है, फाइनेंसिंग उसके बाजू में कर दिया है। ठीक है, और ये जगह है आपको O1 फाइंड करने के लिए, मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहला स्टेप है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं O1। तो वो कैसे फाइंड करते हैं, तो सीधे अपन देखते हैं क्वेश्चन में। आप ये देखिए, ये आपका O1 है ना। कैसे फाइंड करते हैं, मैं याद दिला देता हूं आपको। इसमें हम करते हैं करंट माइनस प्रीवियस। ठीक है, तो करंट माइनस प्रीवियस यदि आप करेंगे तो हो जाएगा 2 lakhs, है ना, माइनस माइनस 50,000 है ना, 2 लाख माइनस माइनस 50,000। तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस। ये क्लियर है ना, 2 लाख माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दैट वुड बी 2,50,000। तो ये आ गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस 2,50,000। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिखा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 2,50,000। ठीक है, फिर देखते हैं आगे O1 में क्या आता है, अगर आपको याद हो तो O1 मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर रिजर्व, बिफोर डिविडेंड, बिफोर टैक्स। तो आपका रिजर्व तो यहाँ हो गया, मान के चलिए आप। ठीक है, उसके बाद आपका डिविडेंड क्वेश्चन में दिया नहीं है, और तीसरी चीज हो गई आपकी टैक्स। तो टैक्स यहाँ पे इस साल का कितना टैक्स बना है वो हमने यहाँ फाइंड किया है ना, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये 50,000। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स, हो गया 50,000। क्लियर है, तो हो जाएगा 3 lakhs। तो ये 3 लाख आपका हो गया O1। ठीक है, तो सबसे पहला हम यहाँ लिखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दैट इज 3 lakhs। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, ये तो आ गया आपका स्टेप 1। स्टेप 2 आपका है एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ठीक है, ये हेडिंग रहेगी आपकी। इसमें याद दिला देता हूँ इसमें क्या क्या आता है। इसमें आता है डेल और ड्रिप। डेल डेल क्या है और ड्रिप क्या है वो भी चलिए एक बार याद दिला देता हूँ। डी स्टैंड फॉर डेप्रिसिएशन, ए स्टैंड फॉर अमोर्टाइजेशन, आई स्टैंड फॉर इंटरेस्ट, एल स्टैंड फॉर लॉस। लॉस किस पे, लॉस हो गया आपका लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर्स। तो जो भी लॉसेस हैं हमारे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, फिक्स एसेट से रिलेटेड, है ना, बेचने पे जो हो रहा है वो हो गया। ठीक है, या फिर प्रीमियम पेड ऑन रिडम्पशन, वो भी हमारा क्या है,
लॉस है। तो ये सारे आपके हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और फिर इसको हम माइनस करेंगे। इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम माइनस करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि O2 में क्या क्या आ रहा है। हाँ, तो O2 में एक चीज दिखाई दे रही है हमारी, इंटरेस्ट, 12% इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। ये अपन ने चर्चा की थी कि ये 5 लाख का कितना परसेंट, 12%। तो 5 लाख का 12% होता है मेरे ख्याल से 60,000। ठीक है, तो 60,000 एक तो ये आ गया आपका O2 में। और देखते हैं O2 में क्या है। O2 ये आपका हो गया डेप्रिसिएशन, ये 99,000, ये भी आपका O2 में आ गया। ये आ गया आपका अमोर्टाइजेशन, कितना है, 10,000, ये अमोर्टाइजेशन हो गया O2 में। और O2 में क्या है इसके अलावा कुछ दिख रहा है आपको, है ना? एक ये हो गया अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, और लॉस तो यहाँ पे कुछ है नहीं। ठीक है, उसके बाद कोई डिविडेंड इनकम है क्या, कोई इंटरेस्ट इनकम है क्या, कोई रेंटल इनकम है क्या, कोई प्रॉफिट है क्या, नहीं। केवल ये हमारे 3 चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। क्या क्या है, डेप्रिसिएशन है, अमोर्टाइजेशन है, और इंटरेस्ट है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन ये हो गया, दूसरा हो गया अमोर्टाइजेशन। ठीक है, और तीसरा हो गया, क्या होगा तीसरा, तीसरा था इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन कितना कितना है देखते हैं। डेप्रिसिएशन है 99,000, ये इंटरेस्ट हो गया, अमोर्टाइजेशन हो गया 10,000, 99, 10 और 60। ठीक है, तो ये हो गया 99,000। ठीक है, ये हो गया 10,000, और ये हो गया 60,000। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये आप कॉलम के अंदर लिखेंगे इस तरफ, और फिर हम इसका टोटल करते हैं। तो 99 प्लस 10, 1,09,000, 1,09,000, तो ये हो गया 1,69,000, 1,69,000। ठीक है, तो इसका टोटल करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 4,69,000। क्लियर है ये? ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है वो देखते हैं। इसके बाद आता है आपका चेंज इन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, जगह कम है इसलिए ऐसा लिखा हूं मैं, ध्यान दें। ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं, ये जो आया इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, चेंज इन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, है ना, जिसको हम बोलते हैं O3। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चेंजेस हुए हैं। O3 मतलब आपका एक ये O3 दिखाई दे रहा है, और कहीं O3 करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में जो जो चेंज हुए हैं, ये तो देखो शॉर्ट टर्म आपकी जो बोरोइंग्स हैं, शॉर्ट टर्म जो प्रोविजंस हैं, है ना, वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ये आपका कौन सा हो गया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गया, ये आपका प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, है ना। अब जो बचता है O3 में केवल एक ही चीज बचती है, आपकी स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, यहाँ पे देखो कि पिछले साल हमारे पास
45,000 का स्टॉक था, ये बढ़ गया। हमारा फॉर्मूला अगर आपको याद हो, ये होता है डेल। डेल को प्लस करते हैं, डेल मतलब डिक्रीज इन एसेट को प्लस करेंगे, इंक्रीज इन लायबिलिटी को भी प्लस करेंगे, बाकी सारा का सारा माइनस होगा। फिर बोल रहा हूँ, डिक्रीज इन एसेट को और इंक्रीज इन लायबिलिटी को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ठीक है, तो कितना, और बाकी को क्या करेंगे, माइनस, मतलब IADL इसको करेंगे माइनस। क्लियर है, इसको करना है प्लस, इसको करना है माइनस। तो आपका यहाँ पे एसेट क्या हो रहा है, एसेट आप देखो बढ़ रहा है, कितने से बढ़ रहा है, 62,000। इंक्रीज इन एसेट को क्या करेंगे, माइनस, तो 62,000 करेंगे हम माइनस। क्लियर है, तो हम यहाँ लिखेंगे इंक्रीज इन स्टॉक। तो इंक्रीज इन स्टॉक को अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे 62,000। ठीक है, तो 62,000 करते हैं अपन माइनस, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4,07,000। ठीक है, ध्यान रहे ये आपका हो गया O1। ठीक है, लिखना नहीं है वहां पे, मैं बता रहा हूँ। ये हो गया आपका O1। ठीक है, इसके बाद ये आपका आंसर आ गया O2 का, ये आंसर आ गया आपका O3 का। और आखिर में क्या करते हैं, अगर याद हो आपको, लेस करते हैं टैक्स पेड, जो हमने टैक्स पे किया है। तो याद होगा हमने मेरे ख्याल से 70,000 का टैक्स पे किया है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ था। ठीक है, तो अगर 70,000 हमने पे किया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3,37,000। 3,37,000। क्लियर है, ये 3,37,000 आ गया आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब आइए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या हुआ है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमने ये, ध्यान हो आपको, हमने ये मशीनरी खरीदी थी, तो ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में था। और कहीं कुछ भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपको दिखाई दे रहा है तो बताइए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में और क्या है। मेरे को एक चीज और ध्यान आ रही है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, वो है आपका नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। ये देखो, ये भी आपका क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। पिछले साल आपके पास 75,000 के इन्वेस्टमेंट थे, इस साल बढ़ के हो गए हैं 1 लाख के इन्वेस्टमेंट, मतलब 25,000 का इन्वेस्टमेंट आपने और परचेज किया है। ठीक है, तो ये आपका 25,000 का परचेज है, आउटफ्लो है। वैसे यहाँ पे भी 3,82,000 का आपका क्या है, परचेज है। क्लियर है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कुछ नहीं है यहाँ। याद है आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी किसको बोलते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब अगर आपने किसी भी फिक्स एसेट में या इन्वेस्टमेंट में अगर आपने पैसे लगाए हैं, ठीक है, या फिर उसमें से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, उसमें से आपको डिविडेंड मिल रहा है, उसमें से आपको रेंट मिल रहा है, ये सारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। और फाइनली यदि इनको आपने इन्वेस्टमेंट को बेच दिया, बिल्डिंग को बेच दिया, तो ये भी क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही कहलाएगा। क्लियर है, तो और ज़्यादा डिटेल में देखना हो तो एक बार इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का जो लेक्चर है पहला पहला, उसको आप रेफर करेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग में दो ही चीज़ें आ रही हैं, एक मशीनरी आपने परचेज की है 3,82,000 की, और इन्वेस्टमेंट परचेज किए हैं 25,000 की। तो परचेज ऑफ मशीन और हो गया परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये हो गया 3,82,000 था, कितना था, 3,82,000 और 25,000,
82,000 और 25,000 परचेज है, तो ये हो गया आपका आउटफ्लो। ठीक है, तो कितना हो गया ये टोटल? ये टोटल हो जाता है 4,07,000। ठीक है, ये हो रहा है आपका आउटफ्लो। ठीक है, तो ये 4,07,000 आपका हो गया कैश यूज्ड, है ना, इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्लियर है ये? तो दो एक्टिविटीज हो गई हमारी, तीसरी बचती है क्या? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो चलिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी में देख लेते हैं क्या क्या है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये देखो सबसे पहला तो यहाँ पे 4 लाख रुपए के आपके पास शेयर्स थे, वो आपका बढ़ के कितना हो गया है 5 लाख हो गया, मतलब 1 लाख रुपए के आपने शेयर्स और इशू किए। एक ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गया। फाइनेंसिंग एक्टिविटी दूसरा यहाँ पे आइए तो दिखाई देगा आपको इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स, वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। और रिडम्पशन हो रहा है, पहले 5 लाख के थे अब 4,50,000 के हो गए हैं, तो वो भी आपका कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट आपके ऊपर, आप और बोरो कर रहे हो बैंक से, तो वो भी क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 1, 2, 3 और ये चार चार हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या है। सबसे पहला है इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स हो गया। दूसरा है रिडम्पशन ऑफ 12% डिबेंचर्स। उसके बाद है इंटरेस्ट पेड ऑन 12% डिबेंचर्स। ठीक है, और चौथा है इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, ये सारी चीजें थी। शेयर्स जितना मेरे को ध्यान आ रहा है 1 लाख रुपए के शेयर्स हमने इशू किए हैं। ठीक है, और इंटरेस्ट जो पे किया था वो 60,000 किया था, ये मेरे को ध्यान है। ये हो गया, है ना। बाकी देख लेते हैं क्या क्या है। हाँ, तो ये आपका 50,000 के रिडम्पशन आपने किया है यहाँ पे, और बैंक ओवरड्राफ्ट है 1 लाख रुपए का। ठीक है, तो ये लोन आपका बढ़ रहा है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट आपका बढ़ रहा है, मतलब पैसे आपके पास आ रहे हैं और यहाँ पैसे आपके जा रहे हैं। ठीक है ना, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में यू आर पेइंग और बैंक ओवरड्राफ्ट में आपके पास पैसे आ रहे हैं। क्लियर है? तो रिडम्पशन में आपके पास से पैसे जा रहे हैं, कितने जा रहे हैं? 50,000 रुपीज जा रहे हैं, तो 50,000 ये आउटफ्लो हो गया। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, ये 1 लाख रुपए आपके पास आ रहे हैं। क्लियर है? तो ये सब मिला के कितना हो जाएगा? 2 लाख, 2 लाख माइनस 1,10,000, आई थिंक ये हो जाएगा 90,000। देखिए सही है गलत है? ये हो गया आपका 90,000। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 90,000 का इनफ्लो है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? अगर इनफ्लो होता है तो इनफ्लो होता है हम लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, ये हो गया आपका 90,000। क्लियर है? अब क्या करना है? अब हमको तीनों का टोटल करना है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी। अब ए प्लस बी प्लस सी, ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। ठीक है, तो यहाँ पे ए मतलब आपका हो गया, ये ए का है, कितना है? 3,37,000। ठीक है,
तो 3,37,000 ये हो गया, है ना, प्लस ये आपका है नेगेटिव में है 4,07,000 और फिर आता है प्लस 90,000। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, फोर इसको और इसको टोटल करेंगे तो 4,27,000 माइनस 4,07,000, तो ये आ गया आपका 20,000। ये आपका एक्चुअली ये आपका टोटल कैश फ्लो है। अब ये सही है या गलत है ये कैसे जानेंगे, तो बड़ा सिंपल है, ध्यान रखिएगा। कैश फ्लो में एक खासियत ये होती है कि क्वेश्चन के अंदर ही आंसर दिया जाता है। कैसे, उस पे आते हैं। चलो अपन सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इधर आप यदि गौर करेंगे तो ये आपका क्या है, ये आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। करंट इन्वेस्टमेंट आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। आपका ये भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि साल के शुरू में हमारे पास 60,000 और 60,000 कितना था, हमारे पास साल के शुरू में था 1,20,000 और अब साल के एंड में कितना हो गया है, साल के एंड में हो गया है 50 और 90 मतलब 1,40,000। ठीक है, तो हमारे पास शुरू में 1,20,000 था और एट द एंड ऑफ ईयर कितना हो गया 1,40,000, मतलब 20,000 रुपए हमारे पास और आया है। क्या बोल रहा हूँ, 20,000 रुपए हमारे पास और कैश आया है। तो इसको हम बोलेंगे 20,000 का इनफ्लो हुआ है। तो आपका आंसर कितना आना चाहिए, आपका आंसर 20,000 आना चाहिए। आपको खाली ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस देखना है। शुरू में 1,20 था, अंत में 1,40 है, मतलब 20,000 का इनफ्लो हुआ है। दैट इज योर आंसर। और अगर 20,000 नहीं आ रहा है तो गलत है। तो हमारा कितना आया, हमारा आंसर आया है 20,000। तो ये इसको करना कैसे पड़ता है, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड करंट इन्वेस्टमेंट, है ना। कितना था, 1,20,000। साल की शुरुआत में 1,20,000 था, 20,000 और हमारे पास आया है, तो कितना होना चाहिए, होना चाहिए 1,40,000। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। यहाँ पे जगह कम है, नहीं तो हम लिखते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, है ना, ऐसा लिखते हैं कैश एंड करंट इन्वेस्टमेंट। फिर बता रहा हूँ, ये आपका आंसर आया 20,000। यहाँ पे आप लिखिए ओपनिंग। ओपनिंग लिखने के बाद इधर आ जाएगा क्लोजिंग। तो ओपनिंग और कैश फ्लो मिला के आंसर ये आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा है तो कुछ न कुछ गड़बड़ है। ठीक है, ये क्वेश्चन करने में आपको एग्जाम में अगर मैं बोलूँ तो आपको 16 मिनट का टाइम, 17 मिनट 18 मिनट अधिकतम मिलेगा। 8 मार्क्स का क्वेश्चन अगर है तो आपको 16 17 18 मिनट आपको लगभग लगभग मिलेंगे। 6 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो 12 13 मिनट आपको मिलेंगे। ठीक है, मगर यहाँ पे मेरे ख्याल से तकरीबन तकरीबन हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में शायद 45 या 50 मिनट तो लगा दिए हैं। ठीक है, वो इसलिए लगाए हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, है ना। सारी एक एक एस्पेक्ट को डिटेल में डिस्कस करते हुए हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और आगे भी कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे तो उससे आपके कंसेप्ट और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगे। मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद से जरूर प्रैक्टिस करें। अगर खुद से आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, तो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए और साथ ही साथ एक डेडलाइन के साथ एक टाइमर सेट करके आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखें तो वहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है कि आप समय पे पेपर कंप्लीट कर पाएँ। डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, एवरेज ही रहता है। उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स को दिक्कत नहीं जाती है मगर पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यू हैव टू इंक्रीज योर स्पीड एंड फॉर इंक्रीजिंग योर स्पीड there's ओनली वन वे, दैट इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ठीक है,
तो चलिए यहीं पे ये लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। बाय बाय।